हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे और सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे और पिछले वीडियो में आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। उसी सिलसिला को हम लोग जारी रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए लेके आते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है आज का, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन जो आज का हम लोग का होने वाला है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2 कूलम्ब आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वो 20 जूल किया जा रहा है। तो अब कह रहा है कि उन दो बिंदुओं के बीच का वोल्ट में विभवांतर क्या होगा। यानी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से देखें, इसमें कह रहा है कि एक 2 कूलम्ब का आवेश है और उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य की आवश्यकता होती है, यानी कितना कार्य किया जाता है, वो कार्य होता है 20 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आवेश है और उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है उसका वैल्यू जो है 20 जूल है। और जो आवेश है जिसको हम लेके जा रहे हैं, उस आवेश का वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है, 2 कूलम्ब है। हमसे पूछा जा रहा है कि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होगा क्या होगा। तो आप पढ़े हैं कि V का जो फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू, विभवांतर भी बोल सकते हैं, विभव भी, दोनों का लगभग सेम ही डेफिनेशन होता है। तो V इक्वल टू होता है W/Q। अब इसमें जो कार्य किया गया है वो कार्य कितना है, 20 जूल है, और जो आवेश है वो कितना है, 2 कूलम्ब है। तो जो हमारा आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है 10 जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। यानी उन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक गोलीय खोखले चालक है, उसको धन आवेशित किया जाता है, तो उसके अंदर, यानी जो आवेशित चालक है उसके अंदर विभव का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई आवेशित चालक है, ठीक है, तो उसके सतह पर या उसके अंदर विभव का वैल्यू जो होता है वो एक समान होता है। विभव का वैल्यू कितना होता है, एक समान होता है। यानी अगर इसके सतह पे वोल्टेज अगर V होगा तो इसके अंदर भी विभव का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, V होगा। यानी अगर उसको हम आवेशित किए हैं, धन आवेशित किए हैं, तो उसके अंदर या उसके बाहर जो विभव का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा V। तो यहाँ पे कर कि धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो धनात्मक होगा और समरूप होगा, यानी एक समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि एक बिंदु है, ठीक है, वहां पर एक आवेश Q है, तो उससे R दूरी पर जो विभव का वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा। यानी Q आवेश से R दूरी पर विभव का वैल्यू क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर कोई आवेश Q है तो इससे R दूरी पर जो विभव का वैल्यू होता है, यानी V का वैल्यू होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा Q/R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1000 समरूप बूंद है और प्रत्येक का जो धारिता दिया हुआ है, कितना बूंद है, 1000 बूंद है, और प्रत्येक का जो धारिता दिया गया है वो कितना है, 5 माइक्रोफैराड है। तो अगर सभी बूंदों को मिला करके हम एक बड़ा बूंद बनाएंगे तो उस बड़े बूंद का जो धारिता होगा उसका वैल्यू क्या होगा। यानी कुल जो नंबर दिया हुआ है वो कितना है, 1000 है, ठीक है, और एक का जो धारिता है C का वैल्यू वो कितना है, 5 माइक्रोफैराड है।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस जब सब बूंद मिल करके एक बड़ा बूंद बनेगा तो उसका धारिता क्या होगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स दिया हुआ और एक का धारिता दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला होता है जितना भी बूंद है उसका पावर 1/3 इंटू एक बूंद की जो धारिता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 का पावर 1/3 इंटू सी यानी 5। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 5। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो फैराड। या वही काम किया जा रहा है इसमें, जितना भी नंबर है उसका क्यूब रूट निकालेंगे यानी उसका पावर 1/3 करेंगे और एक के धारिता से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा कि बड़े बूंद का धारिता जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, 10, 25 और 50। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा 50 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर एक प्रोटॉन है और उसको दूसरे प्रोटॉन के निकट लेके आ रहे हैं, हम नज़दीक लेके आ रहे हैं। जैसे एक चार्ज है और एक और यहाँ पे, दोनों को हम नज़दीक लेके आ रहे हैं तो उसके स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा, क्या होगा ये देखना है। तो आपको बता दें स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्थितिज ऊर्जा जो है वह R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर R बढ़ेगा तो U का वैल्यू क्या होगा घटेगा, और R का वैल्यू अगर घटेगा तो U का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों आवेश जो है प्रोटॉन है, एक पे प्लस ही है एक और है उस पे भी प्लस ही है, दोनों को हम नज़दीक लेके आ रहे हैं यानी R का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा उसका क्या होगा बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलग अलग त्रिज्या के दो गोला हैं और दोनों को हम चार्ज कर रहे हैं यानी दोनों पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव का मान होगा, किस पे ज़्यादा होगा और किस पे कम होगा ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि दो हमारे पास गोला है, एक छोटा है एक बड़ा है, अलग अलग त्रिज्या का है, ठीक है, और दोनों को हम चार्ज कर रहे हैं और दोनों पे सेम चार्ज दिए हैं, इस पे भी क्यू चार्ज दिए हैं इस पे भी क्यू चार्ज दिए हैं। इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। तो कह रहा है कि विभव जो होगा वो किस पर ज़्यादा होगा और किस पर कम होगा। तो आपको बता दें विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यानी अगर त्रिज्या कम होगा तो विभव उसका ज़्यादा होगा, अगर त्रिज्या बड़ा होगा तो उसका विभव कम होगा। तो इसका जो होगा छोटे वाले पर विभव का वैल्यू ज़्यादा होगा जबकि बड़े वाले पर विभव का वैल्यू कम होगा। यानी V स्मॉल जो होगा वो ज़्यादा होगा V लार्जर से, यानी बड़े वाले गोला से विभव का मान जो होगा वो छोटे वाले गोले पर ज़्यादा होगा। छोटे वाले गोले पर ज़्यादा होगा तो छोटे वाले गोले पर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर एक 3 माइक्रोफैराड का और 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और वो दोनों समांतर क्रम में जुड़ा है। कितना कितना है 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड है और दोनों समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसका धारिता क्या होगा। तो बाबू आप लोग समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, और उसमें क्या पढ़े थे आप लोग C = जो होता है वो होता है C1 + C2 + C3 + ... समांतर क्रम में होगा तो C = कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड है और एक का वैल्यू जो है वो कितना है 2 माइक्रोफैराड है। तो टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 5। अच्छा, अगर यही श्रेणी में जुड़ा होता तो श्रेणी के लिए आपका फॉर्मूला होता 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट = हो जाता 1/3 + 1/2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता 6। तो 1/C इक्विवेलेंट = हो जाता 6 और ये 2 + 3। तो ये जो आता हमारा C इक्विवेलेंट उसका वैल्यू कितना हो जाता 6/5। अगर ये श्रेणी में होता तब का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर श्रेणी में होगा तो श्रेणी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर समांतर में है तो समांतर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में होगा
तो उसका जो समतुल्य धारिता होगा वो कितना होगा 5 माइक्रोफैराड होगा। अगर यही श्रेणी में होता तो यहाँ पे कितना हो जाता 6/5 माइक्रोफैराड हो जाता, 6/5 माइक्रोफैराड अगर श्रेणी में होता तो। अभी समांतर में है तो कितना होगा 5 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र जो है वह x अक्ष की दिशा में है तो समविभव होगा। कौन से तल में होगा? विद्युत क्षेत्र। और हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा आवेशित चालक के सतह के लंबवत होता है। तो अगर x अक्ष में विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र किधर है? x अक्ष में, तो जो हमारा आवेशित सतह होगा वो कौन से प्लेन में होगा? y और z में होगा, क्योंकि 3 अक्ष होगा, x होगा, y होगा, z होगा। तो अगर x में हमारा विद्युत क्षेत्र है तो y z में जो हमारा जो प्लेन बनेगा, जो तल बनेगा, उस पे क्या होगा? समविभवी तल होगा। तो x अक्ष के दिशा में है विद्युत क्षेत्र, तो समविभव जो होगा वो कहाँ होगा? तो वो होगा y z में। वो किधर होगा? y z के तल के दिशा में होगा। ठीक है, y z में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर यही हमारा y में रहता तो x z में हो जाता, अगर z में रहता तो x y में हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है डालने पर उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको हम बता दें कि जब समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पढ़े थे C होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। कब? जब उसके बीच हवा होगा, उसके बीच कोई माध्यम नहीं रहेगा, सिर्फ हवा रहेगा, खाली रहेगा तब। लेकिन अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच कोई परावैद्युत माध्यम है और इसका नियतांक k है, तो उसके लिए फॉर्मूला था C एप्सिलॉन नॉट AK/d। यानी अगर परावैद्युत माध्यम हम रखेंगे तो उसके जो नियतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा परावैद्युत नियतांक, उससे गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो धारिता का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके प्लेटों के बीच अगर हम कोई परावैद्युत माध्यम डालते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका धारिता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? कर विद्युत विभव को परिभाषित किया जाता है, और विभव का परिभाषा सब लोग को याद होगा। ठीक है, आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है, आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी V होता है W/Q, V होता है W/Q, V होता है W/Q। W क्या है? कार्य, और Q क्या है? आवेश। तो V का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? कार्य बाई आवेश। यानी C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे घर पे अच्छा से। ठीक है, अच्छा से आप लोग मेहनत करिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन करिए। करें कि अनंत पर विभव का मान या वैद्युत विभव जो होता है वो कितना माना जाता है? मान लीजिए हमारे पास एक कोई चार्ज है और हम पूछ रहे हैं कि इससे अनंत पर बहुत दूर विभव का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता है विभव का वैल्यू वैसे वैसे क्या होता है? कम होते जाता है। तो जब अनंत पर हम कोई पॉइंट लेंगे और वहाँ पे विभव पूछेंगे तो वहाँ पर विभव का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो अनंत पर विभव का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समांतर क्रम। दोनों का हम लोग फॉर्मूला निकाल के एक बार देखते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू, यानी C समतुल्य इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो जाएगा। और समांतर के लिए जो फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग दोनों कि 3 संधारित्र C धारिता का है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है और 3 समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समतुल्य जो होगा C इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा? C प्लस C प्लस C, तो 3C हो जाएगा। अच्छा, अगर यही समांतर क्रम में जुड़ा होता तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होता? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो C का एलसीएम C हो जाता 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाता कितना? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3
बाई सी। अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C/3। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वो समांतर में जुड़ा होगा तो धारिता बढ़ जा रहा है, अगर वो श्रेणी में जुड़ा है तो धारिता का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगा, तो अधिक होगा कि कम होगा। तो श्रेणी में जोड़ेंगे तो जो हमको धारिता मिलेगा वो कम मिलेगा, यानी जब हमको न्यूनतम धारिता चाहिए होता है, कम से कम चाहिए होता है, तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब हमको अधिक चाहिए, जब धारिता हमको अधिक चाहिए, तो उस समय हम उसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो कम होगा, ठीक है, कम होती है। और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी वहाँ पे समांतर में जोड़ेंगे तो अधिक होगा और श्रेणी में जोड़ेंगे तो कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे गोलाकार चालक की धारिता का वैल्यू कितना होता है। गोलाकार चालक की धारिता, ऐसे एक डेरिवेशन है, गोलाकार चालक है उसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात करें, क्या होगा। तो आपको बता दें, जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू होता है, गोलाकार चालक धारिता का बात कर रहे हैं, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ R उस चालक की त्रिज्या है, ठीक है। तो गोलाकार चालक की जो धारिता होता है C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहे कि समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ये भी एक डेरिवेशन ही है, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा होता है माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा, ठीक है, ये ड्राइव करना होता है फॉर्मूला। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो होगा माइनस PE cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ P क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है यानी डाइपोल मूवमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा एंगल है उस विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाए, एक संधारित्र है और उसको हम बैटरी से जोड़े हुए थे, अब उसको अलग कर रहे हैं तो क्या होगा। मान लीजिए एक संधारित्र है, उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो चार्ज होगा, यानी उस पर चार्ज ट्रांसफर होगा और वो संधारित्र आवेशित हो जाएगा। अगर उसको हम अलग कर लेंगे तो उस पर जितना आवेश है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे है कि अगर किसी संधारित्र को जब हम बैटरी से अलग करते हैं तो उसका जो आवेश होता है वो नियत रहता है। क्या स्थिर रहता है, उसका आवेश स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बाब आगे देखते हैं। कह रहा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, आप लोग किए होंगे डेरिवेशन। कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्ष में तीव्रता कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव में एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है और इसके बीच का डिस्टेंस 2L। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी के अक्ष में कोई पॉइंट है तो वहाँ पर E का वैल्यू क्या होगा। और आपको हम बता दें कि अक्ष में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। कितना होता है 2p/r3, यानी 2 इंटू डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण बटा वो सेंटर से जो दूरी होता है, ये जो दूरी है ये R इसके सेंटर से होता है। ठीक है, उसके RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में किसी बिंदु पर तीव्रता कितना होता है, तो होगा 2p/r3 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2p/r3 यानी बी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में, फिर कह रहा है अक्ष में किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। अभी पूछ रहा था तीव्रता कितना होता है, अब कह रहा है विभव यानी V का वैल्यू क्या होगा। तो फिर वही डायग्राम सेम, माइनस क्यू होगा प्लस क्यू होगा और इसके सेंटर O से हम बात कर रहे हैं R दूरी पर। अक्ष में कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पर विभव का वैल्यू क्या होगा। तो अक्ष में विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P बाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिए उसमें था 2P बाई आर क्यू, इसमें क्या है P बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा P बाई आर स्क्वायर, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, एक विद्युत द्विध्रुव है और उसके लंबवत, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। अब यहाँ पे जो होगा हमारा ये हो जाएगा फिर वही सेम -q प्लस q चार्ज, और इसके सेंटर से इस बार लंबवत कह रहा है कि r दूरी पर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी का सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लंबवत तीव्रता क्या होगा, यानी E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू क्या होगा। तो E जो होगा हमारा लंबवत होता है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, ठीक है, ये लंबवत होता है। अगर हम अक्ष में बात करें तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यू, और अगर किसी बिंदु पर बात करें तो ये इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये किसी बिंदु पर होगा, ये आपका होगा लंबवत और ये होगा आपका अक्ष में। तो अभी कहाँ पूछा गया, लंबवत किसी बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, तो P बाई आर क्यू के इक्वल होगा, यानी E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू के इक्वल होगा, ठीक है।